हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज हम यहाँ पर एक और रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले हमने यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP की रिवीजन क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसका लिंक भी मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। और वहाँ उस क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि अब हम जल्दी ही पार्टनरशिप पर भी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर भी एक रिवीजन क्लास कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हम वही कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हमें लगे कि आपको रिवीजन के टाइम पर पता होने ही चाहिए, हम यहाँ पर उनके बारे में रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप जनरल स्पीकिंग बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सबसे पहले एक बेसिक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आने से पहले भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 तक थे, उसमें पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रूल्स अप्लाई होते थे। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, लेकिन वहाँ पर उसको रिपील कर दिया, हटा दिया गया। अब यहाँ पर आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। किसकी बात कर रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट? गुड्स को सेल करने की बात कर रहा है। कब से इन्फोर्सेबल हुआ है ये? 1 जुलाई 1930 से इन्फोर्सेबल हुआ है। चलो, ये तो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। हमने यहाँ पर कहा गुड्स को सेल करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर गुड्स का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर गुड्स का वही मीनिंग है जो कि आपको इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बताया गया है। मतलब जनरल स्पीकिंग रिवीजन कर रहे हैं मैडम हम, तो मतलब ये कि गुड्स का मतलब क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी से माना जाएगा। भाई ए है, ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। ये कार क्या है? ये कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा? एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होने की बात हो रही है कि गुड्स यहाँ पर मूवेबल गुड्स को माना जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेल किसे कहते हैं। कई बार स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं। सेल की डेफिनेशन कहाँ दे रखी गई है? भाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में दे रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट, और एक बात याद रखना, जब आपने सेल की डेफिनेशन अगर अच्छी तरह समझ ली तो याद रखना आप इसके जो भी एसेंशियल्स हैं आप उन्हें अपने आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। बस एक बार आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह कर लेना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स के तहत क्या कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आपने पढ़े थे वैलिड एसेंशियल की पार्टीज को क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वो सब बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द, अब 2 पार्टीज होती हैं इसमें। ए कह रहा है कि वो कार बेचना चाहता है, तो ए बन गया सेलर, और जिसको वो अपनी कार ट्रांसफ़र करना चाहता है वो बन गया यहाँ पर बायर। वेयर द सेलर ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। 2 बातें और आ गई। भाई, जो सामान बेच रहा है, जो गुड्स बेच रहा है, वो बन गया सेलर। और एक बात हमेशा याद रखना, सेल के अंतर्गत ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। क्या ट्रांसफ़र होती है सेल में? सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। अगर वैसे तो हमने क्लासेस में बताया था पहले भी, अगर बेलमेंट और सेल में डिफरेंस देखोगे ना कभी, तो सबसे अहम डिफरेंस एक ये भी क्रिएट होता है कि बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, पर सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टली। और एक बात याद रखना, सेल में कंसीडरेशन क्या होता है? तो सेल में कंसीडरेशन प्राइस माना जाता है। अब एक काम करो, इस डेफिनेशन को एक चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से और कंप्लीट करेंगे। 1 सेकंड दो। ए के पास एक कार है, वो कार वो बी को 10 लाख में बेचना चाहता है, ठीक है। ए कौन हो गया? सेलर। बी कौन हो गया? बायर। 10 लाख रुपए क्या हो गए? प्राइस मनी। कार क्या हो गई? गुड्स हो गई। ए इस कार पर
ए इस कार को ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, यानी कि ए क्या कर रहा है, ए ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। अब डेफिनेशन रीड कर लो और इस एग्जाम्पल पर अप्लाई कर देना, और यहीं पर आपको इसके वो मिल गए एसेंशियल, क्या होगा, इसके एसेंशियल मिल गए। अब आपको देख लिए, टू पार्टी सेलर और बायर, सब्जेक्ट मैटर गुड्स, मूवेबल गुड्स, कंसिडरेशन प्राइस, और जितने भी एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होते हैं वेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारे एसेंशियल यहाँ पर भी एप्लीकेबल माने जाएंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा जो पेपर में पूछी जा सकती है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंस है। एक ये वाला डिफरेंस पूछा जाता है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात, सेल की तो डेफिनेशन अभी हम रीड कर चुके हैं विथ एसेंशियल। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की। देखो, मैंने हमेशा कहा है, जब भी अपनी क्लासेस करवाई हैं मैंने आपको लॉ की, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हमेशा से याद रखिए, जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं अगर उसका रिलेटेड कोई सेक्शन है तो उसका सेक्शन, उसके जो भी एसेंशियल होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स उनको याद रखें, प्लस उससे उस बात को और क्लियर करने के लिए उसके जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स मतलब, उन्हें क्लियर करें। प्लस अगर उससे रिलेटेड कोई मेन लीडिंग केस भी है, अगर उससे रिलेटेड कोई लीडिंग केस है तो उसको भी बता कर आएँ। क्लियर है। तो ये सब जब, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर आएगा, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखेगी, सही लिखना बहुत मायने रखेगा, तो इन बातों को ध्यान रखें। हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल की, पहले इसे रीड करो फिर समझाती हूँ। वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन दे आर आफ्टर टू बी फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। एक एग्जाम्पल बना रखा है, वो समझ लो। ए जो है वो एक कार बी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि यहाँ पर बी कौन है, बायर, यहाँ पर बायर बी इस कार को तभी रिसीव करेगा जब पहले इसमें कुछ फीचर्स ए के द्वारा इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब जो अभी ए और बी के बीच में है वो क्या है, वो एग्रीमेंट टू सेल है। क्यों कह रही हूँ ये देख लो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू फुलफिल्ड। मैंने इस वाले पॉइंट को एग्जाम्पल के रूप में बता दिया आपको। यहाँ पर अब ये क्या है, ये एग्रीमेंट टू सेल है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है वो समझ लो भाई। सेल में ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है जिस वक्त ये बनाया गया है, पर एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफ़र नहीं होती है, पहले वो कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद में हम बात करेंगे। सेल एग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखो बताया था वहाँ पर। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसी टाइम पर दोनों पार्टी परफॉर्म कर रही हैं। एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में परफॉर्म करने की बात कर रही हैं। यहाँ पर सेल में अगर बायर पैसे नहीं देता तो सेलर के पास क्या राइट होगा, यहाँ पर इस संबंध में वो सूट फॉर प्राइस कर सकता है। यहाँ पर सूट फॉर प्राइस किया जा सकता है इसमें, पर एग्रीमेंट टू सेल में वो केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात एक हमेशा याद रखना, आगे भी आएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वहाँ पर एक नियम एप्लीकेबल करता है कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी उसके साथ में प्रॉपर्टी के साथ में लगा हुआ जोखिम भी पास हो जाएगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये समझो ए है, वो एक दुकान पर गया, वहाँ जाकर उसने एक कांच खरीदा, गिलास, ठीक है, उसने पैसे पेमेंट कर दिए, कांच उसके पोजीशन में आ गया, वो लेकर दुकान से बाहर निकला, जैसे ही वो घर तक आ रहा था इस बीच में ही वो कांच टूट गया, ब्रेक हो गया। अब लायबिलिटी किसकी बनेगी यहाँ पर, क्या सेलर को लायबल किया जाएगा यहाँ पर, नहीं। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई। जैसे ही ओनरशिप, इस गिलास की ओनरशिप जैसे ही बी को पास हुई उसके साथ लगा हुआ जोखिम भी उसको पास हो गया। अब लायबिलिटी किसकी बनेगी यहाँ पर, बायर की बनेगी। पर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर अभी भी ओनरशिप उसी के पास में है, इसलिए रिस्क ऑफ लॉस। अब वही बात आ रही है, लॉस कौन वहन करेगा सेल में, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो उसका लॉस भी, जिसके पास ओनरशिप होगी लॉस भी वही वहन करता है। ये एक बात याद रखना, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जस्ट इन रेम पर प्रयोग करती है। मतलब एक बार सेल हो गई, पब्लिकली इस बार पता है कि हाँ सेल हो चुकी है,
ये जस्ट इन पर्सोनम पर एप्लीकेबल करता है कि अभी ये वाली बात केवल पार्टीज तक ही सीमित है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलते हैं। भाई रिवीजन क्लास है, जितना जल्दी हम रिवीजन कर सकेंगे उतना जल्दी हम करेंगे। कोशिश यही करिए कि जो मेन से मेन टॉपिक है उन्हें रिवीजन में हम कर लें, और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि रह गया है तो हमारी तरफ से क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। फिलहाल अभी मैं बात करती हूँ प्रेजेंट पे रिवीजन क्लास की। भाई अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पर ए है, ठीक है, वो अपना स्कूटर बी को बेचना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, सेल कैसे करेगा। सबसे पहले वो एक ऑफर बनाएगा। देखो भूल मत जाना क्या लिखा है, और अभी डेफिनेशन में भी क्या रीड किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, और कॉन्ट्रैक्ट हम बहुत अच्छी तरह से करवा दिया है आपको, और बहुत अच्छी तरह से आपने भी उसको रिवीजन में कर लिया है। तो ए क्या कर रहा है, ए ऑफर बनाता है बी को कि वो अपना स्कूटर उसको 5,000 रुपये में बेचना चाहता है। बी जैसे ही इस ऑफर को एक्सेप्टेड कर लेता है, बी जैसे ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, याद आया कुछ, कॉन्ट्रैक्ट के नियम एप्लीकेबल होंगे। तो सेल कैसे बनाई जाती है, सेक्शन 5 में बताया गया है सेल कैसे बनाई जाती है। भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, एक पार्टी ए सेलर बायर को ऑफर बनाती है, बायर उसको एक्सेप्ट करता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मतलब ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है बायर के लिए। हाँ ये हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ यहाँ पर तय कर सकती हैं, ये पार्टीज़ पर निर्भर करता है कि पार्टीज़ यहाँ पर तय कर सकती हैं कि या तो वो ए सेलर गुड्स को अभी डिलीवर कर दे रहा है और बायर उसको अभी पेमेंट कर दे रहा है, दोनों काम एक साथ कर दिए जा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले सेलर की तरफ से डिलीवरी आएगी गुड्स की, उसके बाद में पेमेंट जाएगा, या फिर हो सकता है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी करके दिया जा सकता है, डिलीवरी पार्ट डिलीवरी भी हो सकती है, या फिर जैसा भी पार्टीज़ को सही लगे वो उस हिसाब से अपना नियम बना सकते हैं इसमें। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि प्राइस कैसे तय किया जाए। भाई आपने कह दिया कि जो ए है वो अपना स्कूटर बी को 55,000 में बेचना चाहता है, ये प्राइस यहाँ पर तय कैसे किया जाएगा, जबकि प्राइस तो मेन फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, कैसे तय किया जाएगा। तो इसके लिए देखा जाएगा सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को देखा जाएगा। इसके लिए या तो दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसको तय कर लें, या फिर जो भी जिस भी जगह पे हैं वहाँ पर जो भी उनका बिजनेस इनको अलाउ करता है उसके आधार पर तय कर लें, या फिर किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से भी यहाँ पर ये प्राइस मनी को तय करवा सकती हैं। पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो यहाँ पर ये पार्टीज़ हैं सेलर और बायर, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट से तय करती हैं कितना प्राइस चाहिए, ना उस बिजनेस के आधार पर तय कर पाती हैं, ना थर्ड पार्टी को तय करने देती हैं। अब फिर क्या होगा, तब यहाँ पर एक रीज़नेबल प्राइस मनी को तय कर दिया जाएगा, एक रीजनेबल प्राइस मनी पे कर दी जाएगी बाय बायर टू सेलर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, सेक्शन 10 देखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये तय किया गया है कि पैसा जो प्राइस है उसका निर्धारण उसको थर्ड पार्टी द्वारा तय किया जाना है, तब वहाँ पर क्या नियम एप्लीकेबल होंगे। अब ये देखो यहाँ पर अगर ए है और वो यहाँ पर यह तय करते हैं कि ए के द्वारा जो स्कूटर बी को बेचा जाना है उसकी प्राइस मनी ए का जो फ्रेंड सी है थर्ड पार्टी उसके द्वारा तय किया जाना है। अगर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सी जो है ये इस प्राइस मनी को फिक्स ही नहीं करता है तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में वो फिर यहाँ पर वॉइड होगा, क्योंकि प्राइस ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब एक और बात समझना, इसमें ए बी को स्कूटर बेचना चाहता है और उसके पास दो स्कूटर हैं, स्कूटर एक्स और स्कूटर वाई है, जिसका पैसा यहाँ पर सी के द्वारा तय किया जाना है। अब यहाँ पर सी अभी थर्ड पार्टी पैसा तय करता या मना करता, जो भी करता, उससे पहले ही ए की तरफ से स्कूटर एक्स की डिलीवरी बी को कर दी गई है। आगे जाकर सी ने थर्ड पार्टी ने पैसा तय करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा, तब यहाँ पर ऐसे में जो ये बायर है बी, ये एक्स जो स्कूटर इसको चला गया है उसके लिए रीज़नेबल प्राइस पे करेगा, और जो वाई स्कूटर का कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर वॉइड माना जाएगा।
अब एक और बात याद रखना इसी में, एक और बात याद रखना, अगर यहाँ पर तय होता है कि ए के द्वारा स्कूटर बी को बेचा जाना है, लेकिन इसका प्राइस सी तय करेगा और सी भी तैयार है प्राइस तय करने के लिए, लेकिन कोई भी एक पार्टी ए और बी में से, सेलर या बायर में से कोई भी एक पार्टी थर्ड पार्टी सी को पैसा तय करने से रोक रही है। क्लियर है? पैसा तय करने से रोक रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सफर पार्टी होगी, जिसको लॉस हो रहा है इस वजह से, वो अदर पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो ये इसके रूल हैं। सेक्शन 10 को अच्छी तरह रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी बातें पता चलेंगी इसमें। हाँ भाई, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहले भी बता चुके थे आपको, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जो गुड्स को बेचने की बात हो रही है, वो गुड्स कैसे होते हैं? मूवेबल गुड्स होते हैं। वो गुड्स कैसे होते हैं? कैसे गुड्स होते हैं? वो एग्जिटिंग गुड्स होते हैं। वो गुड्स एग्जिट करने चाहिए। गुड एग्जिट करने चाहिए मतलब वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, असर्टेन भी हो सकते हैं, अनअसर्टेन गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स भी वो हो सकते हैं। इनके बारे में बताया गया है। चलिए बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। अगर ए है, ठीक है, और वो बी को एक कार बेचना चाहता है। यहाँ पर ये कार क्या है? यहाँ पर ये कार एक स्पेसिफिक गुड है। हमें पता है कार बेचनी है, क्लियर है? कार क्या है? स्पेसिफिक गुड है। वहीं पर अब ये समझिए, ए है और ए के पास में 5 कार हैं, पर इन 5 कारों में से अभी ये ए के पास क्या है? ए के पास 5 कारें हैं। वो कौन सी कार बी को बेचना चाहता है या बी कौन सी कार खरीदना चाहता है, अभी यहाँ पर ये तय नहीं है। तो ये गुड्स कैसे कहलाएंगे? ये गुड्स अनअसर्टेन गुड्स कहलाएंगे। अब इन पांचों गुड्स में से, इन पांचों में से किसी एक कार का चुनाव करना है। तीसरे नंबर की कार का इन्होंने चुनाव करा है, तब ये गुड्स बन जाए, तब ये वाला गुड्स बन जाएगा यहाँ पर असर्टेन गुड्स। और याद रखना, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत ये बात याद रखना, आपको आगे भी मिलेगी, सेक्शन 18 के तहत मिलेगी आपको ये वाली बात, कि अगर कोई अनअसर्टेन गुड्स है तो यहाँ पर जब तक उसको असर्टेन गुड नहीं बना लिया जाता है, तब तक उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। चलिए एक बात और समझिए। अब इसी में ए है, ठीक है, और ए जो है वो बी से ये कहता है कि उनके यहाँ पर, उनकी फील्ड में, खेत में 1 साल में जो भी फसल होगी वो वह उसे बी को बेच देगा। ए प्रॉमिस करता है बी से कि यहाँ पर एक ही खेत में, एक ही फील्ड में जो भी फसल 1 साल में होगी वह बी को बेच देगा। अब क्या बात हो रही है? फसल कैसी है? यहाँ पर फ्यूचर गुड्स में जाएगी। किस में जाएगी? फ्यूचर गुड्स में जाएगी। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले नियम को समझ लीजिए। सेक्शन 7, सेक्शन 8 दोनों दे रखे हैं। वेरी गुड। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई गुड्स कैसे हैं? स्पेसिफिक गुड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेलर और बायर किसी की कोई गलती नहीं है। जो गुड्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, पेरिश हो चुके हैं, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? वो वॉइड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। और वहीं पर इस संबंध में सेक्शन 8 कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है पर वो अभी सेल में नहीं बदला है, उससे पहले ही गुड्स कैसे थे? स्पेसिफाई गुड्स थे, और यहाँ पर सेलर और बायर किसी की कोई गलती नहीं थी। गुड्स पेरिश हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, इससे पहले कि वो सेल में तब्दील होता, इससे पहले कि पार्टीज पर जोखिम पास होता बायर को, उससे पहले ऐसी कंडीशन एराइज हो चुकी है। यहाँ पर वो एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में है वो वॉइड माना जाएगा। का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एराइज होता है यहाँ पर। अब कंडीशन और वारंटी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अगर ये चीज़ पूछी जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, इम्प्लाइड कंडीशन किसे कहते हैं और इम्प्लाइड वारंटी किसे कहते हैं। सबसे पहले कंडीशन का मीनिंग समझो। कंडीशन को डिफाइन कराया गया है सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 में, और वारंटी को डिफाइन कराया गया है सेक्शन 12 के सब क्लॉज 3 में। कंडीशन किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल है, परिभाषा अप्लाई कर देना, समझ जाओगे। ए है, उसको एक कार चाहिए थी टूरिज्म पर्पस के लिए। वो कार डीलर बी के पास गया, उसने बी को अपना पर्पस
बता दिया कि उसे कार चाहिए, किसके लिए चाहिए उसे कार, टूरिज्म पर्पस के लिए चाहिए। बी ने कहा ठीक है भाई साहब अरेंज करवाते हैं। अब यहाँ पर जब वो कार ए के पास आई, ए ने जब उस कार को ड्राइव करा, उसको समझ में आ गया कि ये कार उसके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही है। यहाँ पर बी ने क्या करा, यहाँ पर बी ने ब्रीच ऑफ कंडीशन करा है, बायर ने, सॉरी सेलर ने। यहाँ पर सेलर कौन है, बेचने वाला कौन है कार को, ये बी तो ये, हाँ यहाँ पर सेलर ने, क्योंकि कार तो इसे खरीदनी थी ना ए को, इसलिए यहाँ पर इसने ब्रीच ऑफ कंडीशन करा है। यहाँ पर ए के पास में क्या राइट आ जाएगा, ए के पास ये राइट आ जाएगा, क्योंकि ए के पास ये राइट आ जाएगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकता है और उससे यहाँ पर बी से क्या कर सकता है, क्लेम मांग सकता है। डेफिनेशन रीड कर लो। अ कंडीशन इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस क्या था इनके कॉन्ट्रैक्ट का, टूरिज्म पर्पस। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस। क्लियर है, यही वाला एग्जाम्पल है। वारंटी किसे कहते हैं भाई, बहुत सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति है ए और उसने एक कार खरीदी है शोरूम में से, पर वो कार कुछ दिन बाद ही अनप्लीजेंट नॉइज एराइज कर रही है, तो यहाँ पर जो डीलर है, कार बेचने वाला व्यक्ति है, वो उस कार की सर्विसिंग करवा कर उसको दे देगा। ए के पास ये राइट होगा कि वो यहाँ इस संबंध में केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। तो वारंटी इज अ कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द सेट कॉन्ट्रैक्ट, बीच ऑफ वारंटी गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। डिफरेंस देख लो इसमें, कंडीशन प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, वारंटी सेकेंडरी होती है। अगर कंडीशन को ब्रीच किया जाता है तो पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है, पर वारंटी में पार्टी केवल डैमेजेस क्लेम कर सकती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, पर वारंटी को कभी भी कंडीशन ट्रीट नहीं किया जाता है। वो कौन सी कंडीशन हो सकती हैं ये समझ लीजिए अब आप। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ए जो है उसने जब कार खरीदी और उसने बी को बता दिया था कि उसको कार खरीदते समय उसका मेन पर्पस टूरिज्म पर्पस है, लेकिन बी ने यहाँ पर इस कार को देते समय इस बात को ध्यान नहीं रखा। बी ने यहाँ पर क्या करा, बी ने यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन करा है। ए के पास में क्या राइट था कि जो ए है वो यहाँ इस संबंध में क्या कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता था। ए के पास राइट है यहाँ पर ये वाला, लेकिन ए ने क्या करा, ए ने अपने इस राइट को खुद ही जाने दिया, या फिर ए ने क्या करा, ए ने यहाँ पर इस अपने राइट को ब्रीच ऑफ कंडीशन के रूप में नहीं बल्कि वारंटी के रूप में उसने ट्रीट करा यहाँ पर इसे। तो ऐसे हालात होने पर, ऐसी सर्कमस्टांसेस होने पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन को एज अ वारंटी के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, अच्छा देखिए एक बात याद रखना, जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये उनके ऊपर रहने दिया गया है कि वो कोई भी कंडीशन, कोई भी वारंटी वगैरह अपने एग्रीमेंट में तय कर सकती हैं, लेकिन कुछ इम्प्लाइड कंडीशन, कुछ इम्प्लाइड वारंटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लॉ की तरफ से तय करके हमें दी गई हैं, और अगर उनको ब्रीच किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो वहाँ पर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन है या ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी हैं। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो कि इम्प्लाइड कंडीशन कहलाती हैं। जब भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए है और हम वही बात कर रहे हैं, जब ए जो है वो एक कार बी को बेच रहा है, ए एक कार बी को बेच रहा है। अब एक बात बताइए, जब ए बी को कार बेच रहा है तो यह इम्प्लाइडली क्या माना जाएगा, यही तो माना जाएगा ना कि जो व्यक्ति कार बेच रहा है, जो सेलर है, वो उस पर, उस गुड्स के ऊपर टाइटल रखता है। टाइटल मतलब ओनरशिप रखता है, तभी तो वो उस ओनरशिप को अपने पास से हटाकर बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है। पर यहाँ पर ये पता चलता है कि जो ए है वो असली ओनर नहीं है, सी असली ओनर है, फिर क्या होगा। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि आप जो सामान, आप जो गुड्स बेच रहे हैं बायर को, उस पर
उस सेलर का टाइटल होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन को ब्रीच कर रहा है, और जो बायर होगा उसके पास क्या राइट आ जाएगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। हाँ, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सेलर है, कोई सेलर अगर बायर को कोई सामान बेच रहा है, क्या कर रहा है, सेलर अगर बायर को कोई सामान बेच रहा है और सामान बेचते समय उसने उस गुड्स को जिस रूप में उसके सामने डिस्क्राइब किया है, सपोज करो ए जो है एक सेलर है, ये बायर हो गया। सेलर इसे कोई कपड़ा, कोई क्लॉथ बेच रहा है, उस कपड़े का जो उसने डिस्क्रिप्शन बताया है और जो कपड़ा उसने इस बायर को हैंडओवर किया है, वो दोनों एक होने चाहिए, वही क्वालिटी होनी चाहिए जो आपने डिस्क्राइब करी है, अदरवाइज बायर उससे बाउंड नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर सेलर कोई सामान बेचते समय किसी गुड्स का सैंपल दिखाता है, अगर सेलर कोई सामान बेचते समय किसी गुड्स को एज अ सैंपल दिखाता है, तो यहाँ पर ये एक ड्यूटी बनती है, एक रीजनेबल ड्यूटी बनती है यहाँ पर एक सेलर की, कि भाई जो सामान को आप सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं, जो क्वालिटी आप सैंपल में बता रहे हैं और जो सामान आप बायर को हैंडओवर कर रहे हैं, वो सिमिलर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सैंपल में उसे कुछ और दिखाया था और आप उसे बेच कुछ और रहे हैं। पर हाँ, एक बात ज़रूर इस मामले में याद रखना कि जब यहाँ पर बायर को सामान बेचा जाता है और बायर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप खुद भी इस सामान को चेक कर सकते हैं, और उस गुड्स को चेक करते समय उस गुड्स में कोई ऐसा डिफेक्ट है जो बायर को खुद भी समझ में आ रहा है और उसके बाद भी वो उस सामान को रख रहा है, तो लाइबिलिटी फिर यहाँ पर बायर की बनेगी, फिर आप सेलर को लाइबल नहीं कह सकते हैं। जो भी आप सामान बेच रहे हैं, अगर यहाँ पर जो सेलर है जो सामान बेच रहा है उस सामान को वह डिस्क्राइब कर रहा है प्लस उसका सैम्पलिंग भी दिखा रहा है, तो यही यहाँ पर माना जाएगा कि जो सामान, तो यहाँ पर ये इम्प्लाइड कंडीशन होगी यहाँ पर एक ये कि जो सामान अब बायर को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो उस डिस्क्रिप्शन और उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी को कहीं अलग से डिफाइन नहीं करा गया है। जनरल स्पीकिंग मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है जो गुड्स खरीदा जा रहा है वो गुड्स मर्चेंटेबिलिटी के एप्लीकेबल होना चाहिए। मर्चेंटेबिलिटी के लिए मतलब क्या है, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं या कोई और व्यक्ति भी आगे जाके उसको उपयोग कर सकता है। और एक बात याद रखना, जब भी आप किसी गुड्स को, जब सेलर किसी गुड्स को बायर को बेच रहा है तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे कि बायर भी उस गुड्स को खुद एक बार चेक कर सकता है। अगर कोई भी खाने पीने की वस्तु है, अगर कोई भी ईटेबल पदार्थ है, ईटेबल गुड्स है, तो यहाँ पे ड्यूटी बनती है सेलर की बेचने वाले की। यहाँ पर ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है इसके साथ में कि अगर कोई ईटेबल वस्तु बेची जा रही है तो वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। कुछ अच्छा, अब एक बात याद रखना, इसका मतलब ये कि अभी हमने यहाँ पर ये जान लिया कि ये सब क्या है, जितने सामने आपके पॉइंट लिख रहे हैं वो सभी इम्प्लाइड कंडीशन है। इसका मतलब हमने ये जान लिया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसम, ये सभी क्या है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। और अगर इनको ब्रीच किया जाता है, और अगर इनको ब्रीच किया जाता है तो यहाँ पर जो बायर होगा उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन के तहत है। अब हम बात करेंगे, कुछ इम्प्लाइड वारंटी भी होती हैं, लेकिन ये भी याद रखना कि वारंटी के ब्रीच होने पर, लेकिन ये भी याद रखना कि वारंटी के ब्रीच होने पर वो केवल सामने वाली जो पार्टी है, केवल जो बायर है, वो केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। कौन सी ऐसी इम्प्लाइड वारंटी होती हैं भाई, जब आपने कोई गुड्स खरीदा है, अगर
अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो यहाँ पर ये मानकर ही चला जाएगा कि वो जो गुड्स है उसका प्रयोग करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, उस गुड्स के ऊपर आपका पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होगा, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। जो गुड्स बायर को बेचा गया है उसके साथ में यह इम्प्लाइड वारंटी रहती है कि जो गुड्स बायर को बेचा गया है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए ने कोई कार बी को बेची है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जब वो कार बी को बेची गई है तो वो कार पहले से कहीं पर गिरवी नहीं रखी हुई है, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, उसके ऊपर कोई भी। क्लियर है। और इस संबंध में और भी पॉइंट्स हैं। इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं बायर को, अगर उस जो भी गुड्स आप बायर को बेच रहे हैं अगर उसके साथ में कोई भी डेंजर वगैरह लगा हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये वाली बात उस बायर को बता दें। और जो भी आप गुड्स उसे बेच रहे हैं अगर उसके साथ में कोई जो आपकी ट्रेड है, कोई जो बिजनेस है, उस बिजनेस से संबंधित कोई भी कस्टम वगैरह है तो वो भी आपको यहाँ बायर को बता देनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन के रूप में मानी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अलग से पूछा जा सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर किसे कहते हैं और ये कहाँ पर है? सेक्शन 16 में है। अपने आप में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर, डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी बेयर। भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर ए है, ए कौन है यहाँ पर? अब बायर है, खरीदार। ए यहाँ पर सेलर के पास से एक बैग खरीदने जाता है। जब सेलर ने इसको बैग दिखाया तो इसको पता चल गया था कि बैग जगह जगह से फट रहा था, उसके बाद भी इसने बैग को खरीद लिया। यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी बनेगी? सेलर की कि बायर की? ऑफकोर्सली बायर की लाइबिलिटी बनेगी। भाई जब आप सामान लेकर आ रहे हैं, बाजार से खरीद कर ला रहे हैं तो लाइबिलिटी भी आपकी ही बनेगी। लेट्स द बायर बी वेयर। इसलिए हमेशा अपने सामान को सही तरीके से देखकर खरीद कर लाएं। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर। पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब जिसमें लाइबिलिटी सेलर पर मानी जाती है ना कि बायर पे मानी जाती है। कुछ ऐसे भी नियम हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द बायर और पर्पस। भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर जो बायर है, ठीक है, जो बायर है जब वो कोई सामान खरीदने गया और उसे क्या सामान चाहिए ये वाली बात उसने सेलर को क्लियर कर दी, उसने सेलर को अपना पर्पस क्लियर बता दिया और वो सेलर पर पूरी तरह से भरोसा करता है, सेलर के जजमेंट और स्किल पर। सेलर भी उसी काम को करता भी है। तब यहाँ पर लाइबिलिटी अब किसकी बनेगी? तब यहाँ पर लाइबिलिटी अब सेलर की बनेगी, बायर की नहीं बनेगी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। भाई जो सामान आप, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसम। भाई बहुत सिंपल तरीके से समझिए। अगर कोई बायर कोई खाने पीने की चीज़ मांग रहा है, अगर बायर कोई खाने पीने की चीज़ खरीद रहा है सेलर से, तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि जो ईटेबल गुड्स होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली सही होने चाहिए, उनमें कोई खराबी उनमें नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेलर बायर को कोई सामान सैम्पलिंग के रूप में दिखा रहा है तो यहाँ पर अब ड्यूटी किसकी बनेगी? सेलर की बनेगी कि वो यहाँ पर बायर को जो सामान सैम्पलिंग के रूप में प्रस्तुत कर रहा है बेचते समय भी वही सामान जाना चाहिए। अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है या डिस्क्राइब प्लस सैम्पलिंग कर रहा है तो जो सामान उसने सैम्पलिंग के रूप में प्लस डिस्क्राइब के रूप में बताया है बायर को तो वो गुड्स भी उसी रूप में बायर तक जाना चाहिए। पर एक बात इसमें याद रखना कि अगर सेलर ने बायर को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी है सामान को अच्छी तरह चेक करने की और बायर और जो वो गुड्स उसके सामने आया है बायर के सामने, वो वहाँ पर उसमें जो गलती है वो पता चल रही है, जो उसमें डिफेक्ट है वो उसको पता चल रहा है, उसके बाद भी वो बायर उस सामान को खरीद रहा है, तब आप ये नहीं कह सकते कि लायबिलिटी सेलर की बनेगी, तब लायबिलिटी बायर की ही बनेगी। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की। हमने शुरुआत में ही जब सेल की डेफिनेशन करी थी तब हमने वहाँ पर रीड कर लिया था
कि बेलमेंट में और सेल में मेन डिफरेंस एक यही होता है, बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफ़र होता है पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। पर इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे कि आप देखिए सेक्शन 18, मैंने अभी शुरुआत में बताया था सेक्शन 18 के बारे में, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस अंटिल द गुड्स आर असर्टेन। अगर कोई गुड्स अनअसर्टेन है तो वहाँ पर ओनरशिप बायर को तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक पहले उन गुड्स को असर्टेन गुड्स में तब्दील नहीं कर लिया जाएगा। और जब भी आप सेक्शन 18 को रीड करेंगे तब आप सेक्शन 23 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 इसके साथ में रीड करके चलेंगे। वहीं पर अब हम इस संबंध में बात करते हैं सेक्शन 19 के सब क्लॉज 1 की, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द ओनरशिप इन प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन देम इज ट्रांसफर टू बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन इट टू बी ट्रांसफर्ड। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर गुड्स स्पेसिफाई गुड्स हैं तो कोई कलेश की बात ही नहीं है, फिर तो ओनरशिप उसी टाइम पर पास हो जाएगी बायर को जिस टाइम पर दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन है कि उसे अब प्रॉपर्टी ओनरशिप पास हो जानी चाहिए। लेकिन अगर गुड्स अनअसर्टेन गुड हैं तो मसला पड़ जाता है, फिर तो ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है बायर को जब पहले उन गुड्स को असर्टेन गुड्स में तब्दील किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, और क्लियर कर दिया गया है उसे। भाई गुड्स हमेशा स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए। आप ओनरशिप बायर को कब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं, जब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब ये कि उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसके साथ ही वहाँ पर कोई कंडीशन वगैरह भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर उसी टाइम पर जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी टाइम पर ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अलग कुछ अदर कंडीशन भी हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए। अब एक बात समझिएगा, गुड्स तो स्पेसिफाई है, कोई कलेश नहीं है, बहुत अच्छी बात है, स्पेसिफिक गुड्स हैं, ठीक है, पर अभी उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाना ज़रूरी है। जबकि मैंने क्या कही थी, अगर गुड्स स्पेसिफाइंग हैं प्लस डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं प्लस अनकंडीशनल हैं, तब अगर ये तीनों कंडीशन एराइज हो रही हैं प्लस हैं तो फिर उसी टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। लेकिन इस वाली कंडीशन में गुड्स केवल स्पेसिफिक हैं पर अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हैं, उन्हें अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है सेलर के द्वारा। जब सेलर अपना ये काम कर लेगा, इस बात का नोटिस बायर को भिजवा दिया जाएगा, तब ही उसके बाद में आगे बात होगी। अभी यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो गुड्स पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाने ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा होता है गुड्स स्पेसिफाई हैं, डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन गुड्स का वेटेज किया जाना है, मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्राइस को तय किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में भी ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब ये वाला एक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्लियर है? यस, ये मैंने आपको बताया था। इसके लिए सेक्शन 18 जब भी आप रीड करें, कोई भी गुड्स अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो उनको पहले असर्टेन गुड्स में तब्दील किया जाएगा। सेक्शन 18 जब भी रीड करो, सेक्शन 23 रीड कर लेना आप इस संबंध में। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल। अगर ए है सेलर, उसके पास कोई मोटरसाइकिल वगैरह है और उसने अपनी एक मोटरसाइकिल उसने बायर बी को दी है फॉर अप्रूवल, ऑन अप्रूवल, कि इसको आप 2-3 दिन अच्छी तरह देख लीजिए, रख कर देख लीजिए, अच्छी लगे तो ख़रीद लीजिएगा, इसे कहते हैं ऑन अप्रूवल पर। अब यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ओनरशिप इस बी को ट्रांसफ़र हो चुकी है, कैसे कह सकते हैं? अगर यहाँ पर ये जो बी है बायर खुद आकर कह दे कि उसे ये मोटरसाइकिल मंजूर है, उसको यह मंजूर है, उसको ये गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है वो यहाँ पर। या फिर हो सकता है वो कोई ऐसा काम करे, भाई जब सपोज़ करिए कोई गुड्स अगर कोई गुड्स आपका खुद का है, अगर बी के पास खुद की मोटरसाइकिल है, वो उसको ले जाकर किसी व्यक्ति को गिरवी रख रहा है, तो वो ऐसा कब कर रहा है? जब इसका मतलब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उस गुड्स को तो ही तो आपके द्वारा किया गया जो कंडक्ट है, आपके द्वारा किया जो व्यवहार है वो दर्शित कर रहा है कि आप उस गुड्स को इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब एक बात समझना इसमें आप,
जो, एक सेकेंड, सेलर है, मोटरसाइकिल बी को अप्रूवल पे देने की बात हो रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो खुद एक्सेप्ट कर ले, कोई ऐसा काम करे जिससे प्रतीत हो मैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक बात समझना, अगर यहाँ पर कोई टाइम पीरियड तय कर दिया गया था, जैसे कि 3 दिन का टाइम पीरियड सेलर ने तय कर दिया था कि अगर आपको एक्सेप्ट है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। 3 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया है, इसने कोई जवाब नहीं दिया है, तो भी यहाँ पर फिर ये मान लिया जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर अगर कोई टाइम पीरियड नहीं रखा गया था तो एक रीज़नेबल टाइम में भी इसको जवाब दे देना चाहिए था। अगर ये रीज़नेबल टाइम में भी जवाब नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर इसने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ सेल और अप्रूवल। ये वाला पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया था कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं, बायर है, उसने कांच खरीदा, तो जैसे ही उस कांच की ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हुई, जैसे ही उस कांच की ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हुई है, उसके साथ में लगा हुआ जोखिम भी यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र हो चुका है। कांच को लेकर गया, दुकान से निकला ही था, यहाँ तक पहुँचा ही था कि वो कांच टूट गया, लायबिलिटी किसकी बनेगी? बायर की ही बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपका। ये अभी मैंने एक लिखा था केवियट एम्पटर में, एक और आ गया। ये एक लीगल मैगजीम है, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ ही हैड। भाई एग्जाम्पल नहीं, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है इसमें। भाई जनरल स्पीकिंग बात करते हैं, जनरल स्पीकिंग। हम एक बात बताइए मुझे, अगर ए है, ठीक है, वो एक गुड्स का मालिक है, ए कौन है? नहीं, इस तरह से नहीं, क्लियर बताते हैं, रुकिए। ए है और वो एक गुड्स का रियल ओनर है। सपोज करो गुड्स में मोटरसाइकिल का रियल ओनर ए है। यहाँ पर सी इस वाली मोटरसाइकिल को इस बी को बेचता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो रहा है, क्या यहाँ पर ये जो सी है, जो कि इस मोटरसाइकिल के ऊपर कोई टाइटल रखता ही नहीं है, जो उस मोटरसाइकिल का ओनर ही नहीं है, ना ही इसको ए की तरफ से ऐसा करने की सहमति है, ना ही ए की तरफ से ऐसा करने की ऑथोरिटी मिली है, अब वो यहाँ पर उस गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को। क्या बायर यहाँ पर इस मोटरसाइकिल पर टाइटल रिसीव करेगा? नहीं करेगा। बस इसी को यहाँ लिखा गया है, नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर टाइटल विच हिमसेल्फ हैड। यहाँ वाले केस में क्या था? यहाँ वाले केस में सी का, इस सी का खुद का ही टाइटल नहीं था उस मोटरसाइकिल के ऊपर, यह बी को क्या ट्रांसफ़र कर रहा है। पर इस वाले नियम के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, पर इस नियम के कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, सरकमस्टांसेस होती हैं जिसमें सेलर जो कि रियल ओनर नहीं है, उसके बाद भी अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है ओनरशिप, तो बायर को उस ओनरशिप पर, बायर को ओनरशिप मिल जाएगी, बायर को टाइटल रिसीव हो जाएगा। वो कौन से एक्सेप्शन है वो समझो। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, ए है और वो इसका रियल ओनर है, ठीक है, वही रखते हैं मोटरसाइकिल ही। यहाँ पर जो सी है, जब वो मोटरसाइकिल बी को बेच रहा है, उस टाइम पर ए वहीं पर खड़ा हुआ है, उस टाइम पर ए वहीं पर खड़ा हुआ है। ए कुछ नहीं कहता, ए बिल्कुल साइलेंट रहता है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है। उसका कंडक्ट, उसका व्यवहार क्या दिखा रहा है बी को कि या तो सी इसका मोटरसाइकिल का असली ओनर है, इसलिए ए बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, या फिर इस ए ने खुद इस सी को ऑथोरिटी दे दी है, इसकी कंसेंट है, तब ऐसा हो रहा है। इसे हम कहते हैं एस्टोपल। अब आगे जाकर जो ए है वो ये नहीं कह सकता, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि यहाँ पर बी को टाइटल रिसीव नहीं होगा, यहाँ बी को अच्छा टाइटल इस प्रॉपर्टी पर रिसीव हो जाएगा। अगला आता है इसमें सेक्शन 27 जो कि अगला आता है इसमें सेक्शन 27 का प्रोविज़ो आता है। सेक्शन 27 का ही प्रोविज़ो है एक, मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा
सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई जो गुड्स हैं वो यहाँ पर उस गुड्स के रियल ओनर की सहमति से या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस गुड्स के, वो यहाँ पर इस मर्केंटाइल एजेंट के पोजीशन में हैं, और ये मर्केंटाइल एजेंट जो है जो भी वो काम कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत कर रहा है। इसमें यहाँ पर ये क्या करता है मर्केंटाइल एजेंट, यहाँ पर ये इस गुड्स को जो इसके पास में पोजीशन में थे बाय द कंसेंट ऑफ रियल ओनर, उसको वह बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। और जो बायर है यहाँ पर वो गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब भरोसा करता है इस बात से, ड्यू केयर कर रहा है, अटेंशन बरत रहा है कि हाँ इस गुड्स का असली मालिक वो मर्केंटाइल एजेंट को ही मानना है, और उसके पास में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इसका रियल ओनर प्रिंसिपल है, वो एजेंट नहीं है। वो यहाँ पर उस मर्केंटाइल एजेंट को ही असली ओनर मान के उस प्रॉपर्टी को, उस गुड्स को खरीद रहा है, गुड फेथ में ऐसा कर रहा है। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उस बायर को इस गुड्स के ऊपर अच्छा टाइटल रिसीव हो जाएगा। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, इस तरह समझो इसे। इन तीनों ने मिलकर एक हॉर्स खरीदा। इस हॉर्स का पोजीशन इनमें से किसी एक के पास रहने दिया, बी के पास। बी ने इस हॉर्स को ई को बेच दिया, और बाकी इन दोनों की इसने, बी ने ए और सी की सहमति भी रिसीव नहीं करी थी। यहाँ पर ये जो ई था इसने इस गुड्स को गुड फेथ में और विदाउट नोटिस खरीदा है, इसने अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर ली। अब इसे यही लग रहा है कि बी ही इस हॉर्स का रियल ओनर है और कोई ओनर नहीं है। ये यहाँ पर ए और सी के बारे में जानता तक नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस बायर को, इस ई को, इस गुड्स के ऊपर बेटर टाइटल रिसीव होगा। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेक्शन 29। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ए जो है उसने बी के साथ में फ्रॉड करा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहुंच जाना। ए ने बी के साथ में क्या करा, फ्रॉड करा, और फ्रॉड करके ए ने एक नेकलेस रिसीव कर लिया। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, फ्रॉड करा था उसने, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइडेबल है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में फ्रॉड के माध्यम से इसने करा था, वो यहाँ पर एट द ऑप्शन ऑफ बी कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। बी इसको वॉइडेबल करवा सकता है, लेकिन बी इससे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवाता। ए ने इस नेकलेस को ले जाकर सी को बेच दिया है। सी ने इस नेकलेस को इनोसेंटली खरीद लिया है। सी कहीं से भी नहीं जानता कि ये नेकलेस जो ए ने प्राप्त करा है वो उसकी ओनरशिप का नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये नेकलेस बी से फ्रॉड करके इसने प्राप्त करा है। वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, गुड फेथ में वो सी उस नेकलेस को खरीद रहा है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने खरीदा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ए के पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट, ए के पोजीशन में आया है ये गुड्स जो है, अभी तक बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करवाया था, और सी ने इतने बीच में इस गुड्स को इनोसेंटली विदाउट नोटिस और गुड फेथ खरीद लिया है। सी को यहाँ ऐसे गुड्स पर टाइटल, बेटर टाइटल रिसीव हो जाएगा। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसमें 3 लोग हमने रखे हैं, कारपेंटर, बायर, टाइटल, थर्ड पार्टी, सेलर, गुड फेथ, विदाउट नोटिस। ओके, ए कौन है, ए कारपेंटर है, उसने एक कुर्सी, कारपेंटर है, उसने एक कुर्सी बनाई है बी के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कुर्सी है, जो चेयर है, उस पर पोजीशन अभी भी ए के पास ही है, ए के पास ही पोजीशन में वो चेयर रखी हुई है। यहाँ पर सी पहुँचता है, सी को वो चेयर बहुत अच्छी लगती है। सी के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह चेयर इस बी को बेची जा चुकी है। वो गुड फेथ में और विदाउट नोटिस इस चेयर का पेमेंट ए को कर देता है। यहाँ पर इस सी को इस गुड्स के ऊपर बेटर टाइटल रिसीव होगा। सेक्शन 30 सब क्लॉज 2 के अनुसार क्या बताया गया है। सबसे पहले तो याद रखना, ये हायर परचेज पर ये मामला इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें बस इतनी सी बात बताई गई थी इसमें कि जो पोजीशन होगा इसमें वो सेलर के पास में, इसमें जो पोजीशन होगा वो किसके पास होगा, वो बायर के पास में होगा विद द कंसेंट ऑफ सेलर। पोजीशन किसके पास है गुड्स का, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह किसके पास है, वो इसमें बायर के पास पाए जाएंगे बाय द कंसेंट ऑफ सेलर।
क्लियर है। अब वो इतने में उसे अगर ट्रांसफ़र कर देता है किसी और को, तो जिसको ट्रांसफ़र करा गया है वो इसमें बेटर टाइटल रिसीव कर सकता है। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें जिसके पास टाइटल नहीं है वो जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो बायर बेटर टाइटल रिसीव कर सकता है। जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे अनपेड सेलर के मामले में जब वो रीसेल करता है तब आप इसमें देख लीजिएगा सेक्शन 161 के अंतर्गत फाइंडर ऑफ गुड्स, और एक यह भी देख लीजिएगा 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अनपेड सेलर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने लिए थे इसमें आज। अनपेड सेलर किसे कहते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है। ए ने एक कार 5 लाख रुपए में बी को बेची थी, ठीक है भाई। बायर की तरफ से प्राइस तो आया ही नहीं, बायर की तरफ से उसको पेमेंट नहीं करा गया, ये बन गया अनपेड सेलर। या फिर यूँ कह लीजिए जब बायर ने इसको पेमेंट करना चाहा बी को, बी ने जब ए को पेमेंट करना चाहा तो बी ने यहाँ पर एक चेक बनाया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुनिए, चेक उसी में से एक है। चेक बनाया उसने यहाँ पर ए के लिए, ए वो चेक लेकर बैंक गया, चेक डिसऑनर हो गया, पेमेंट तो अब भी नहीं मिला इसे, तो ए यहाँ पर अनपेड सेलर कहलाएगा। अनपेड सेलर के राइट्स क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो अगेंस्ट बायर और अगेंस्ट गुड्स इसके क्या राइट पाए जाते हैं? सबसे पहले अगेंस्ट गुड्स इसको क्या राइट है? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। तो सबसे पहले इसके पास राइट क्या आता है? गुड्स के अगेंस्ट राइट ऑफ लीन। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है अगर कोई अनपेड सेलर है, उसने कोई गुड्स बायर को ट्रांसफ़र करा है पर उस गुड्स के ऊपर पोजीशन अभी भी इस अनपेड सेलर का ही है और वहाँ बायर ने इसे अभी तक इसका पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? यहाँ पर ये सेलर उस गुड्स को अपने रिटेन रखेगा, उस गुड्स को अपने पोजीशन में रखेगा जब तक कि इसको पेमेंट नहीं कर दिया जाता है। इसे कहते हैं राइट ऑफ लीन। पर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें इसका ये राइट ख़त्म मान लिया जाता है, टर्मिनेट मान लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई सपोज करो अगर यहाँ पर ये जो सेलर है, यहाँ पर ये जो अनपेड सेलर है, अगर ये खुद अपने इस राइट को जाने देता है, फ्रेंड है जाने दो कोई बात नहीं, उसे सामान ले जाने दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स इसके पोजीशन में हैं, अभी तक इसको पैसा नहीं आया, गुड्स इसके पोजीशन में है, इसने अपने पोजीशन से उस गुड्स को बाहर निकाल दिया और जो कैरियर है, कैरियर कह लो या बेली कह लो ऑफ बायर, उसको दे दिया इसने वो गुड्स, तो यहाँ पर भी इसका ये राइट इसमें क्या है? टर्मिनेट माना जाएगा। और आप देख लीजिए कुछ और पॉइंट्स में बताए गए होंगे। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है और कब एराइज होता है और कब टर्मिनेट होता है, दोनों बातें आपको इसमें करके जानी है। देखो अगर ए था, उसके पास में एक कार है जिस पर उसका राइट ऑफ लीन रखा हुआ है इसने, ठीक है ना। हाँ, अब इस कार को इसने बी का जो बायर था, बायर उस तक जाने के लिए बी के जो एजेंट है या अपने एजेंट को कह दिया उसने, कैरियर को कह दिया उसने, कैरियर को कि ये कार ले जाकर आप बी को दे देना। यहाँ पर इसका राइट ऑफ लीन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ये कार बी तक पहुँची नहीं है और इतने बीच में ही इसको पता चलता है ए को कि बी इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब यहाँ पर ये इस रास्ते के बीच में ही राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एराइज हो गया और यहाँ इसके बीच में ही ये इस कार को रुकवा सकता है, इस कार पे अपना अधिकार जमा सकता है। या तो खुद जाकर इस कार को रोक लेगा और अपने पोजीशन में प्राप्त कर लेगा, या फिर जो एजेंट है उसको नोटिस दे देगा, पर रीजनेबल टाइम में नोटिस देगा कि आगे कार बायर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस संबंध में कुछ कंडीशन में इसका ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी समाप्त हो जाता है। भाई कब? जब इसने कार अपने पास से जाने दी, अब इस कार को बीच रास्ते में ही जो बायर है उसने रिसीव कर लिया, या फिर जो कार है वो बायर के डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है। इस संबंध में और भी कई पॉइंट्स हैं जिसमें इसका ये राइट ख़त्म माना जाता है। लास्ट राइट आता है इसका इसमें राइट ऑफ रीसेल। भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसने कार अपनी बी को बेची है बायर को, पर बायर की तरफ से पेमेंट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर इस कार को रीसेल करने का इसके पास में राइट है, पर यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर एक मुख्य भूमिका अदा करता है नोटिस कि सबसे पहली बात ये कि ये नोटिस देगा यहाँ पर ये बायर को। अगर यहाँ पर इसने बायर को नोटिस दिया है और बायर को नोटिस में जो टाइम पीरियड दिया गया था, बायर उस टाइम पीरियड में भी
पेमेंट नहीं कर रहा इस सेलर को या ऑफर टू पेमेंट नहीं कर रहा इस सेलर को आकर, तब यहाँ पर अगर सेलर इस गुड्स को बेच देता है, रीसेल कर देता है, समझना बात मेरी, और इसको अगर लॉस होता है, मतलब बायर को बेची थी, जितने लाख में बायर को बेची थी उतने में अब रीसेल में नहीं बिकी, लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई ये बायर करेगा। और अगर बेनिफिट हो गया तो वो बेनिफिट इसका हो जाएगा, सेलर का। पर ये सब चीज़ें तब होंगी जब उसने नोटिस दिया होगा। अगर इसने नोटिस नहीं दिया बायर को, बिना नोटिस दिए ही रीसेल कर दिया अगर इसने यहाँ पर, तब जो लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए बायर लायबल नहीं होगा और बेनिफिट भी इसको बायर को देना होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो थर्ड पार्टी इसमें गुड्स रिसीव कर रही है, मतलब जो नया बायर है, उसका क्या होगा? हाँ, उसको टाइटल रिसीव होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट बायर ये क्या कर सकता है। ये सब चीज़ें कर रहा था वो अगेंस्ट गुड्स। अगेंस्ट बायर क्या कर सकता है? वो मुकदमा कर सकता है उस पर प्राइस के लिए। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें पता चलता है कि बायर जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पेमेंट भी नहीं कर रहा है, तो सेलर को तो लॉस हो रहा है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर पार्टीज़ ने आपस में तय कर लिया है कि जो पार्टी ब्रीच करेगी उसके लिए अधिकार है कि वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकती है ऐसी में, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। और अगर वो चाहे, और अगर कंडीशन ऐसी अराइज हो रही है यहाँ पर कि जो बायर है उसने जो समय सीमा तय की थी उससे पहले ही अपनी तरफ से उसने मना कर दिया है अपनी परफॉर्म करने से, एंटिसिपेटरी कर गया है, मना कर दिया है परफॉर्म करने से, तो अभी उसके पास राइट आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा सकता है, रेप्यूडिएट करवा सकता है। तो इसी के साथ में मेरी जहाँ तक संभव कोशिश रही है कि जो मेन से मेन टॉपिक्स हैं मैं उन्हें कवर करवाऊँ, और वो मैं रिवीजन में आज आपके सामने लेकर आई हूँ। अब बस एक रह गया है पार्टनरशिप एक्ट का, उसके लिए हम जल्दी ही अपनी तरफ से रिवीजन क्लास लेकर आएंगे और उम्मीद करती हूँ क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब कंप्लीट क्लास देखिए, आराम से देखिए, आपको क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर अपनी क्लास यहीं इसी के साथ कंप्लीट करते हैं।